अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस्ड अबाउट द एस्थमा, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है, और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में आती है COPD, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक एम्फीसेमा होता है और दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? देखें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो है बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही होती है। जो मेजर चीज़ यहाँ पे बताने वाली है कि जो है सारे वो जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, ठीक है, उसमें म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और जो एम्फीसेमा है उसमें आपको पता है कि जो वॉल्स होती हैं एल्वियोलर वॉल्स होती हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से जो है वो एयर स्पेसेस जो होती हैं वो इनलार्ज कर जाती हैं। स्पेस जो होती है वो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है और एक्सचेंज में मसला आता है। ये बेसिक हमारी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट देखें, COPD इज़ द प्रेजेंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फ्रॉम लंग डिस्ट्रक्शन डिक्रीजिंग द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स। क्या हो रहा है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लंग्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है। लंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे किस वजह से? फॉर एग्जांपल आपको पता होगा स्मोकिंग की वजह से, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से जब लंग्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो क्या होगा कि जो इलास्टिसिटी होगी लंग्स की, इलास्टिक फाइबर्स होंगे लंग्स के, वो ख़राब होने की वजह से इलास्टिक रिकॉइल ख़राब होगा। इलास्टिक रिकॉइल का क्या काम होता है? एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन में तो हम एक्टिव ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, तो एयर अंदर लेके जाते हैं। एक्सपायरेशन जो होती है वो इलास्टिक रिकॉइल होती है, वो पैसिवली होती है। लेकिन अगर लंग्स का टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके जो है इलास्टिक फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इलास्टिक रिकॉइल नहीं होगा, अंदर वाली एयर बाहर नहीं जाएगी, तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ आती है। Most of the ability to exhale is from the elastin fibers in the lungs, passively allowing the exhalation. This is lost in COPD, जिसकी वजह से क्या होगा? वही चीज़ होगी जो अस्थमा में हो रही थी। FEV1 कम हो जाएगा, पेशेंट एक्सपायर ही नहीं कर पा रहा, तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड कम हो जाएगा, पहले सेकेंड में एयर बाहर ही नहीं आएगी। और FVC जो होगी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, वो भी कम हो जाएगी, इनकी रेशो भी कम हो जाएगी। लेकिन जो TLC होगी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जो अंदर जो एयर है जो अंदर आ रही है, अंदर पड़ी हुई एयर है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम भी है, वो टोटल लंग कैपेसिटी भी है, जो बाहर एक्सहेलेशन के बाद आपके अंदर एयर पड़ी होती है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और जो इंस्पायरेशन के वक्त पूरी इंस्पायरेशन करने के बाद हमने बात की थी, एयर आती है अंदर, वो भी ज़्यादा हो जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। It is not always associated with the reactive airway disease such as asthma, although दोनों जो है वो obstructive diseases है, ज़रूरी नहीं है कि COPD के साथ पेशेंट को जो है वो एस्थमा हो। 2 क्लासिक टाइप्स होती हैं इसकी। अब ये वाला जो यहाँ से ऊपर वाला कैप्लान का था, अब यहाँ पे आपका स्टेप अप पे आपको मिलेगा। स्टेप अप पे आपका लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़। COPD की 2 टाइप्स हैं, क्रोनिक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसेमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर बात की जाए तो इसका जो बेसिक होता है, जिसको हम इसे डायग्नोज करते हैं, पेशेंट कंप्लेन करता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ 2022 और पीछे 2021 था, तो पेशेंट कहेगा कि 2021 से लेके 2021 में 3 महीने लगातार मुझे जो है प्रोडक्टिव कफ थी, और अभी भी, और साथ में स्पूटम आ रहा है, और आगे जो है 2022 में भी 3 महीने जो है वो लगातार इसी तरह प्रोडक्टिव कफ विद स्पूटम आ रहा है। सो क्रोनिक कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्पूटम फॉर एट लीस्ट 3 months per year for at least 2 consecutive years. This is actually the definition for the chronic bronchitis. फिर एम्फीसेमा होता है। एम्फीसेमा इज पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस and permanent enlargement of the air spaces distal to terminal bronchioles due to destruction of alveolar walls. alveolar wall destroy हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि permanent enlargement हो जाएगी air spaces की, जैसे कि हमने ऊपर पिक्चर में देखा था। distal to the terminal bronchioles मतलब जो terminal bronchioles हैं उसके आगे जो alveolar walls हैं, air spaces हैं, वहाँ की बात की जा रही है। सो ये जो है ऑफन एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं, और प्योर किसी को हम कहें कि किसी को प्योर एम्फीसेमा है या किसी को प्योर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ऐसा नहीं होता, ये को एग्जिस्ट करते हैं।
सो मोस्टली यही होता है कि को एग्जिस्ट करते हैं एंड इट इज़ अ थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स। और COPD जब भी आपके पास सिनेरियो आएगा ना, COPD का भी हम डिस्कस करते हैं इसका सिनेरियो क्लिनिकल फीचर से पहले, तो आपको जो है ना वो आपने उसको एज अ होल लिखना है COPD। आपने ये नहीं लिखना कि इसको एम्फिसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं मोस्टली। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज़ की। तो ये भी आपके स्टेप अप पे लिखे हुए हैं कि टोबैको स्मोकिंग की वजह से, अगर MCQ में आता है कि मोर देन 95% केसेस जो होते हैं वो COPD के स्मोकिंग की वजह से होते हैं। पेशेंट्स की स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है, पैक ईयर्स की हिस्ट्री होती है, वो हम देखेंगे डेविडसन से कि पैक ईयर्स क्या होते हैं। लेकिन टोबैको स्मोकिंग इज़ इंडिकेटेड इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द COPD केसेस। देन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी रिस्क इज़ इवन वर्स इन कॉम्बिनेशन विद स्मोकिंग। अगर किसी को स्मोकिंग कर रहा है साथ में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी भी, आपको पता है इसका नॉर्मली पैथोजेनेसिस भी पता है आपको कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है, जब भी हमारे लंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ करते हैं इलास्टेसिस जो होते हैं वो वहाँ पे इलास्टिन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, उस इलास्टेस को डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो इलास्टिन फाइबर्स जो है वो टूटे ना। तो यहाँ पे जब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी तो वो इलास्टेसिस जो होंगे वो इलास्टिक फाइबर्स जो है लंग्स के डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से COPD प्रोग्रेस करेगा। तो इस वजह से ये जो है रिस्क फैक्टर है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड स्मोकिंग आ जाएगी, स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। देन मतलब कि कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन उसके घर में जो है वो उसके दादा उसके बाप जो है वो स्मोकिंग कर रहा है और कांस्टेंट एक्सपोजर है स्मोकिंग का, पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, तो दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर द COPD। देन क्रोनिक एज़मा को, कुछ लोगों को जो है वो क्रोनिक एज़मा की वजह से COPD होता है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर। तो स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोक, लंग इरिटेंट्स लाइक केमिकल्स, फ्यूम्स, फैमिली हिस्ट्री विद द जो एंटी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन डेफिशिएंसी है, और हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एज अ चाइल्ड। सो ये आपने डेविडसन का टेबल करना है, ये ऊपर थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखें कि टोबैको स्मोक अकाउंट फॉर 95% केसेस। देन इंडोर एयर पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल कुकिंग विद बायोमास फ्यूल्स इन कन्फाइंड एरियाज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। दैन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स लाइक कोल डस्ट, सिलिका, कैडमियम। देन लो बर्थ वेट मे रिड्यूस मैक्सिमली अटेन्ड लंग फंक्शन इन यंग एडल्ट लाइफ, अगर वो बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ था। देन लो बर्थ वेट के साथ then lung growth, childhood infections or maternal smoking may affect the growth of the lungs during childhood, resulting in lower maximally attained lung function in adult life. Then infections की वजह से हो सकता है, like recurrent infections may accelerate decline in FEV1 and persistence of adenovirus in the lung tissue may alter the local inflammatory response, predisposing to lung damage. HIV infection is associated with emphysema. Then low socioeconomic status and cannabis smoking. So these are some environmental factors which are leading to COPD, like infections, occupational exposures, low birth weight, lung growth, and the low socioeconomic status, cannabis smoking, tobacco smoking. Then host factors में genetic factors आ जाते हैं, like we discussed the alpha-1 antitrypsin deficiency and airway hyperactivity. So these are the risk factors for this. Then ये डेविडसन का टेबल हमने कर लिया। देन हम बात करते हैं कि अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो पैथोजेनेसिस में आपको ये स्टेप अप से मिल जाएगी कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है विच नैरोज द एयरवेज, और फिर पेशेंट्स को क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होती है। इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग हो जाती है एयरवेज में, म्यूकस ग्लैंड्स एनलार्ज करते हैं, स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया हो जाता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऊपर हमने इसकी पिक्चर देखी है जिसमें स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया हुआ है, म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है। फिर पेशेंट्स को जो है वो प्रोडक्टिव कफ होगी, उनकी नैरोज ऑफ एयरवेज होंगे। एम्फाइसीमा में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवेलर वॉल्स ड्यू टू रिलेटिव एक्सेस ऑफ इलास्टेसिस एक्टिविटी और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ एंटीप्रोटिएसेस। या तो इलास्टेस ज़्यादा हो गया या अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। इलास्टेस जो है ये हमने बात कर ली कि इट इज़ रिलीज फ्रॉम द पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस एंड डाइजेस्ट इन ह्यूमन लंग विच इज़ इनहिबिटेड बाय द अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होगा तो अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा सारा लंग।
देन टोबैको स्मोकिंग इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड PMNs एंड मैक्रोफेजेस। तो अगर स्मोकिंग जो है वो बंदा कर रहा है और तो उसकी बॉडी में एलास्टेसिस का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इनहिबिट्स अल्फा 1 एंट्रिप्सिन इंक्रीजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन द लंग बाय द फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। तो ये सारी हमारी पैथोजेनेसिस हो गई। पैथोजेनेसिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको वैसे ही आनी चाहिए। इसके अलावा आपकी स्टबम में साइड बॉक्स बने हुए हैं, उसमें उन्होंने सेंट्रीलोबुलर एम्फिसीमा की बताया हुआ है कि मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो सेंट्रीलोबुलर एम्फिसीमा होता है जो स्मोकर्स में आपको मिलता है। और डिस्ट्रक्शन लिमिटेड टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती है। प्रॉक्सिमल एसिनाई विद लिटिल चेंज इन डिस्टल एसिनाई, मतलब कि प्रॉक्सिमल में होगा सेंट्रीलोबुलर, स्मोकर्स के अंदर होगा, मोस्ट कॉमन टाइप है। और जो है अपर लंग जोन्स में ज़्यादा होता है। देन जो पैन लोबुलर एम्फिसीमा होता है वो अल्फा 1 एंट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के अंदर होता है, जिसमें जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों एसिनाई इन्वॉल्व होते हैं और लंग बेसिस इन्वॉल्व होती हैं। सो दिस इज़ अ डिफरेंट। सेंट्रीलोबुलर जो होगा वो एपिसिस में होगा, मोस्ट कॉमन टाइप है और स्मोकर्स के अंदर होगा, और जो प्रॉक्सिमल एसिनाई है उनको इन्वॉल्व करेगा। जबकि जो पैन लोबुलर होगा वो आपको अल्फा 1 एंट्रिप्सिन के डेफिशिएंसी के लोगों में मिलेगा, प्रॉक्सिमल डिस्टल दोनों एसिनाई इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे लंग बेसिस इन्वॉल्व होती हैं। सो ये हो गया हमारा। देन ये आपके जो है वो मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल जो डिज़नी स्केल आपको डिस्क्राइब करता है कि ज़ीरो ग्रेड होगा तो मतलब नो ब्रेथलेसनेस है, सिर्फ मतलब कोई भी सांस में मसला नहीं है। सो दिस इज़ ग्रेड ज़ीरो। अगर ब्रेथलेसनेस जो है वो थोड़ा सा वॉकिंग की वजह से, एक हिल है उसको आपने वॉक किया चला वहाँ पे, तो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होगी तो ग्रेड 1 होगा। अगर वॉक स्लोअर देन द टेम्पररीज ऑन द लेवल ग्राउंड बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस हैज़ टू स्टॉप फॉर ब्रेथ व्हेन वॉकिंग इट, मतलब 1 पे जो है ना अगर हिल पे चल रहा है तो उसकी वजह से ब्रेथलेस होगी। 2 पे फ्लैट चल रहा है तो ब्रेथलेसनेस होगी। और 3 पे क्या है, ग्रेड 3 पे स्टॉप्स फॉर ब्रेथ आफ्टर वॉकिंग अबाउट 100 मीटर्स और आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ा सा चलता है और सांस में जो है ना मसला होना शुरू हो जाता है तो ग्रेड 3 होगा। अगर जो है वो थोड़ा सा काम करने से टू ब्रेथलेस टू लीव द हाउस, कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, इतनी सांस में मसला होता है, वो थोड़ा सा अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है तो ग्रेड 4 होगा। सो ये ग्रेडिंग है। 0 पे कोई ब्रेथलेस नहीं है, 1 पे जो है वो हिल चलने पे है, 2 पे जो है वो स्लाइड प्लेइंग ग्राउंड में चलने के, 3 पे 100 मीटर्स चलने पे है, और 4 पे जो है वो थोड़े से घर के काम करने पे, सिर्फ मतलब सोरे से कह रही हूँ, घर के काम कह रही हूँ, अपने कपड़े चेंज करने पे थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस जो है वो शुरू हो जाती है। ये यूट्यूब लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ये जो फर्स्ट लिंक होगा दिस विल बी फॉर द वीज़, ये वीज़ का साउंड आपने सुनना है, और दूसरा आपके पास लिंक होगा कोर्स क्रेप्स का आपने साउंड सुनना है। देन प्रेजेंटेशन, ये वाली जो है स्लाइड, दिस इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम कैपलान, मैंने मिक्स किया हुआ है ताकि आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो कैपलान कहती है कि प्रेजेंटेशन कैसी होगी हमारे COPD के लोगों की, तो वो कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी एंड वर्स एंड बाय एक्सर्शन, काम करना शुरू करेगा, सांस में मसला होना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली क्यों सांस में मसला होगा, एयरवे में मसला है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में और एम्फीसाइमा में बात कर चुके हैं क्या होगा उनके एयरवे के साथ। Intermittent exacerbations with increased cough, sputum and shortness of breath often brought on by infection। तो ये है कि एक इन्फेक्शन हुआ और उसकी वजह से जो है ना इसकी एग्जैसरबेशन हो जाती है। जैसे अस्थमा में एलर्जन का एक्सपोजर हुआ तो इसकी एग्जैसरबेशन होगी। COPD के लोगों में नॉर्मल वो ठीक चल रहा था COPD, लेकिन एकदम से कोई इन्फेक्शन उनकी बॉडी में हो गया तो जी हालत बुरी होगी। बैरल चेस्ट होती है इंक्रीज्ड एयर ट्रैपिंग की वजह से। सिंपली ये बैरल चेस्ट की अगर हम बात करें तो देखें एयर सारी अंदर ट्रैप हो रही है ना, बाहर तो निकल नहीं रही, मसल्स खराब है, उसके इलास्टिक रिकॉल खराब है, एक्सपायरेशन हो नहीं सकती, एयर सारी अंदर फंस जाएगी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा वो हमारे पेशेंट्स के चेस्ट की जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ बैरल चेस्ट, जैसे एक बैरल होता है ना, जस्ट लाइक दैट चेस्ट की शेप हो जाती है। देन एक कॉन्सेप्ट आता है कि ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं और पिंक पफर्स होते हैं। सिंपल ये बात करने की है कि एम्फीसाइमा के लोग जो है ना उनकी जब एयरवे का मसला होता है ना, तो अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो एम्फीसाइमा के लोगों के अंदर मतलब कुछ ना वो अपनी ब्रीदिंग को करके ना पर्स लिप्स होते हैं, ऐसे अपनी होंठों को गोल करते हैं, उसके साथ ना थोड़ी सी वो एक्सपायर करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी ना कुछ सांस बहाल हो जाती है जब वो उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। तो उनकी ना बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल
उस करने की वजह से, उस एफ़र्ट की वजह से कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से वो पिंक पफर्स होते हैं। लेकिन जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लोग हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा मसले की बात होती है कि उनका सारा म्यूकस अंदर प्लग फंसा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, ग्लैंड्स इंक्रीज़ हुए हुए हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है, मसल्स हाइपरट्रॉफी है, तो उनके अंदर ना उनकी ऑक्सीजन डिमांड ऐसा सच पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं, वो आपको ब्लू कलर के नज़र आते हैं। सो साइनोसिस होगी ब्लू ब्लॉटर्स में, क्रैकल्स होगी, वीजिंग होगी, इनकी साउंड्स आपको मैंने बता दी हैं, वो आपने सुन लेनी है। ओबेसिटी होगी और पेरिफेरल एडिमा होगा कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन की वजह से, बिकॉज वो नहीं होगी इनसेंसिटिव टू इट। देन जो पिंक पफर्स होंगे उनकी पिंक स्किन होगी, पर्स लिप्स होगी जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर रहे होंगे, एक्सेसरी जो है ना मसल्स यूज़ कर रहे होंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ एफर्ट कर रहे होंगे कि उनकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो। बैरल चेस्टेड होगी, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स होंगे और बहुत ज़्यादा पतले सूखे से होंगे। कैचेक्सिया होगा उनको, टेकिपनिया होगा, सांस जो है उनकी हाइपर वेंटिलेशन हो रही होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस होती है, कंपनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पिंक नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीजन बहाल हो जाती है। समझने वाली बात ये है। सो ये डिफरेंस होता है हमारे एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। ये स्टेप अप का आपको टेबल मिल जाएगा। प्रीडोमिनेंट एम्फीसीमा की अगर बात करें पिंक पफर्स की, तो पेशेंट्स टेंड टू बी थिन। अभी वो पीछे देखिए हमने उनकी शक्ल, थिन होंगे ड्यू टू इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, क्योंकि वो इतनी सांस अपनी कर रहे हैं, इतनी मसल्स यूज़ कर रहे हैं कि उनकी बॉडी की एनर्जी यूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पतले से हो जाएंगे। व्हेन सिटिंग पेशेंट्स टेंड टू लीन फॉरवर्ड, इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ट्राइपॉड पोजीशन ले लेते हैं ये लोग सांस को बहाल करने के लिए। बैरल चेस्टेड होते हैं, टेकिपनिया होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होती है, पर्स लिप्स होते हैं, पेशेंट डिस्ट्रेस में होता है, एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहा होता है, स्पेशली स्ट्रैप मसल्स इन द नेक। ऊपर से पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। और प्रोमिनेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ब्लू ब्लॉटर्स के जो लोग होते हैं ये ओवरवेट होते हैं, सायोनोटिक होते हैं, सेकेंडरी टू क्रोनिक हाइपरकैप्निया एंड हाइपोक्सिया के कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट है और ऑक्सीजन है नहीं है। क्रोनिक कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन होगी, ऑब्वियसली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। साइंस ऑफ कॉर परमनेल होगा, मे बी प्रेजेंट इन सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज। कॉर परमनेल क्या होता है कि लंग्स खराब होने की वजह से क्या होगा, आपको पता है राइट हार्ट जो है वो लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है, राइट हार्ट का ब्लड लंग्स में जाता है। तो अब लंग्स खराब होंगे तो सारा ब्लैक प्रेशर होगा ब्लड का राइट हार्ट में, राइट हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। तो लंग्स खराब होने की वजह से जब राइट हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा होगा, दिस इज़ नोन एज कॉर परमनेल। तो ऐसे पेशेंट्स को ये फेस करना पड़ सकता है। रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इनका नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस देखें वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है क्योंकि वो एक्सेसरी मसल्स यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी फोर्स लगा रहे हैं। देन पेशेंट इज़ नो एपरेंट डिस्ट्रेस में नहीं होगा और एपरेंट यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स भी ब्लू ब्लॉटर्स नहीं कर रहे होते। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये ट्राइपॉड पोजीशन होती है जो एम्फीसीमा के लोग जो होते हैं वो एक्सेसरी मसल्स को यूज़ करने के लिए ले लेते हैं। सो COPD, एस्थमा, पल्मोनरी एडेमा, उसमें आपको जो है इस तरह से मिलता है कि दे आर अनेबल टू लाई फ्लैट। एक तो कॉर परमनेल का भी इफेक्ट आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का है। लेकिन ये सीधा नहीं लेट सकते, लीन फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो अपनी जो है ना सांस को बहाल कर सके। मसल वेस्टिंग हो जाएगी, कैचेक्सिया आपको मिलेगा। प्रेजेंटेशन की बात की जा रही थी ना, तो बैरल चेस्टेड की बात की हमने और क्रोनिक जो है कफ की बात की और इस तरह से सारा। तो मसल वेस्टिंग और कैचेक्सिया का मैंने आपको बता दिया कि ये आपको पिंक पफर्स में मिलेगा बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स, इतना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं वो। साइंस की बात करें तो साइंस में ये होगा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेटरी टाइम होगा, सेम एज एस्थमा। एक्सपायरेशन हो ही नहीं रही होगी, सांस अंदर का एयर बाहर नहीं आ रही होगी। ऑस्कल्टेट हम करेंगे तो एंड एक्सपायरेटरी वीजेस हमें सुनाई देंगी ड्यू ऑन फोर्स्ड एक्सपायरेशन। वीजेस मैंने आपको बताया था नैरो एयरवेज की वजह से जस्ट लाइक एक विजलिंग सी साउंड आती है, साउंड आपने सुन लेनी है। जब नैरो एयरवेज होंगी तो उनके अंदर से जब एयर जो है वो एक्सपायर करने की कोशिश करेंगे ये लोग, तो एक साउंड आएगी जिसको हम वीज कहते हैं। सो ये वो आ सकती हैं, हमें ऑस्कल्टेशन में फ़ील हो सकती हैं। डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स होंगे इनके एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल्स। इंस्पायरेशन में क्रैकल्स आ रहे हैं, एक्सपायरेशन में वीजेस आ रही हैं। क्रैकल्स जो है उनकी अगर हम बात करें तो क्या होते हैं
कि वो जो ज़्यादातर जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लोग होते हैं ना, उनके अंदर सिक्रीशंस होती हैं, तो उन सिक्रीशंस के अंदर से जब एयर पास होती है ना, बस ये याद कर लें कि सिक्रीशंस में से जब एयर पास करेगी ना, तो वहाँ से एयर बबलिंग होगी। वो बबलिंग की वजह से ना जो साउंड आती है उसको क्रैकल्स कहते हैं। क्रैकल्स, जस्ट लाइक कोई चीज़ फट रही है, इस तरह करके बबलिंग की वजह से। तो वो आपको इंस्पायरेटरी क्रैकल्स मिलते हैं इंस्पायरेशन के दौरान। जब एयर अंदर जाती है तो वो जो यहाँ से फ्लूइड पड़ा हुआ था, यहाँ से एयर पास की, तो वो फ्लूइड जो है उसकी थोड़ी सी बबलिंग हुई, जिसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड आएगी। दिस इज़ ऑन इंस्पायरेशन एंड इट चेंजेस ऑन कफिंग की वजह से फिर इसकी आवाज़ जो है वो चेंज होती है। तो जब आप ऑस्कल्टेट करके सुन रहे होते हो तो पेशेंट को कहें कि सांस अंदर लें और खांसी करें। देन टेकिपनिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, इसकी बात हमने कर ली है। और साइनोसिस होगी, यूज़ ऑफ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, हाइपर रेजोनेंस ऑन परकशन। हम परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंस मिलेगी। नॉर्मली जो है वो रेजोनेंस साउंड होती है ड्यू टू एयर, लेकिन यहाँ पर हाइपर रेजोनेंस मिलेगी ड्यू टू एयर ट्रैपिंग। एयर ज़्यादा हो गई है ना, वैसे एयर की वजह से रेजोनेंट साउंड आती है, एयर ना हो तो डल साउंड आती है। एयर की जगह कोई और, फॉर एग्जांपल ब्लड है या फ्लूइड है, तो डल साउंड आएगी। लेकिन यहाँ पे हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी, क्यों? परकशन करने की वजह से, क्योंकि एयर ट्रैप्ड है अंदर, बहुत ज़्यादा एयर ट्रैप्ड है, इस वजह से ज़्यादा साउंड आएगी। देन साइंस ऑफ कॉर्पोमनेल, उसकी हम बात कर चुके हैं। सो ये मैंने आपको क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो दोनों साइड से बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं इसका।